जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने यूपी पॉलिटेक्निक का जो सिविल इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो कि सबसे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन कौन सा है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। आज मैं इसको लेकर के आ चुका हूं और मैं इसको एक एक चीजें आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। एक एक टर्म के बारे में आप सभी लोगों को सारी चीजों को मैं समझाऊंगा और बतलाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एक बार देख लेते हैं इसको दिमाग में आपके बस जाएगा और आप जाएंगे पेपर में इसको आसानी से लिख करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जब हम लोग कभी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को फाइंड आउट करने जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एक बीम लेते हैं। क्या करते हैं, एक बीम लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ फिगर में दिखाया हूँ, फिगर में दिखाया गया है कि हम एक बीम ए बी सी डी लेते हैं। क्या करते हैं, एक हमारे पास बीम है ए बी सी डी। क्या है, हमारे पास एक बीम है। बीम हमारी कैसी है, रेक्टेंगुलर बीम है। कैसी है, रेक्टेंगुलर। तो एक हमारे पास एक बीम हो गई और उस बीम के जो बीच में एक परत होगी, जो बीम हमारी होगी उस बीम के बीच में भी एक परत होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है उदासीन अक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर यम एन ले लेते हैं और उसके बाद उससे एक वाई दूरी पर एक परत और लेते हैं। इससे जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है यम एन, एक परत और लेते हैं जो कि आपकी क्या है, वाई दूरी पर एक पी क्यू है। इतनी चीजें हमें आपको लिखनी होगी और अभी मैं लिख करके बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इस पर क्या बेंडिंग मोमेंट लगता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी जो आपकी जो बीम है, ये बीम कुछ इस प्रकार बेंड कर जाती है, कुछ इस प्रकार बेंड कर जाती है। तो उस स्थिति में जो हमारी ये परत थी, इस जिसको हमने पी क्यू लिया था, उसकी लंबाई पी डैश क्यू डैश हो गई। क्या हो गई, उसकी लंबाई पी डैश क्यू डैश हो गई। और जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, इसकी लंबाई एम डैश एन डैश हो गई। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है उसका मान वही रहता है जो कि जब उस पर बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा था। मतलब कि जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद न्यूट्रल एक्सिस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इतने सारी चीजें हम लोग लिख देते हैं। एक बीम संलग्न चित्र में एक बीम ए बी सी डी लेते हैं। ए बी सी डी लिया है, जिसकी न्यूट्रल एक्सिस, जिसकी उदासीन अक्ष, जिसे हिंदी में बोला जाता है उदासीन अक्ष आपकी क्या है, एम एन है। तथा एम एन से एम एन से वाई दूरी पर एक परत लिया है जो कि पी क्यू है। एक परत लिया गया है जो कि पी क्यू है। अब क्या होता है, धन पर बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद बीम पर बेंडिंग मोमेंट, बीएम का मतलब बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद पी क्यू पी डैश क्यू में क्या, पी क्यू
P डैश Q डैश में तथा MN M डैश N डैश में बदल जाती है। क्या मैं लिखा हूं कि जो हमने सबसे पहले हमने क्या लिया कि हम लोग एक बीम लेते हैं जो ABCD आपकी बीम है, उस बीम में आपकी न्यूट्रल एक्सिस एक है, उसमें जो परत लिए हैं वो परत MN है। यहाँ पर हमने बोला कि वो परत MN तथा MN से Y दूरी पर एक परत लिया गया जो कि PQ है। यहाँ पर परत जो हमने लिया है PQ लिया है। अब क्या हो रहा है, हम बाद में लिखे हैं कि बीम पर बेंडिंग मोमेंट, BM का मतलब बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद PQ आपकी ये जो परत है PQ P डैश Q डैश में बदल गई है। और दूसरी बात MN जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है ये MN M डैश N डैश में ये आपकी बदल गई है। अब हमें क्या चीज याद करनी है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग क्या याद करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग एक एक करके आगे की जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर जब हमारी ये बीम बनी तो उस स्थिति में आपका जो आपका एक R यहाँ से यहाँ तक R दूरी है, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी हमारी दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ली गई है आपकी Y ली गई है। अब हमें यहाँ पर एक चीज देखनी होती है जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग एक बार अपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी MN की लंबाई होगी, जो आपकी PQ की लंबाई होगी, जो यहाँ पर रही होगी, क्या यहाँ पर बड़ी हो गई होगी या फिर छोटी हो गई? क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो PQ लंबाई है और यहाँ पर ये जो परत P डैश Q डैश है ये PQ से बड़ी होगी या फिर छोटी होगी? तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहीं कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज है, मैं आपसे बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका लोड लगता है वो कंप्रेसिव लोड लगता है। कैसा लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। और ये जो पीछे वाले न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो लोड लगता है वो आपका कौन सा लगता है, टेंसाइल लगता है। यहाँ पर टेंसाइल लगता है, यहाँ पर कंप्रेसिव लगता है। जब कंप्रेसिव लगता है तो हम लोग जानेंगे कि जो आपका P डैश Q डैश है वो आपका इससे आपके PQ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद यहाँ कुछ है ही नहीं। इतनी चीज आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये छोटा क्यों है, छोटा होने का इसका रीजन ये है कि यहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगता है और यहाँ पर टेंसाइल लोड लगता है। जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी बीच वाली एक्सिस होती है इस एक्सिस पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ये एक्सिस इसकी जो लंबाई रहती है वही लंबाई रहती है, अर्थात इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग जान चुके कि जो आपकी PQ है वो P डैश Q डैश से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे PQ बड़ा है P डैश एंड Q डैश से। और दूसरी चीज हमारा जो आपका MN है, क्या MN है, MN हमारी जो है न्यूट्रल एक्सिस होती है और हमारी न्यूट्रल एक्सिस कभी बदलती ही नहीं है, चेंज ही नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ये इसके बराबर होनी चाहिए इसकी लंबाई। तो MN इज इक्वल टू M डैश एंड N डैश। और एक चीज और यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आपकी MN है और PQ है दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो उस स्थिति में इसके बराबर आपको हम लोग यहाँ पर PQ को भी तो इसी के बराबर लिखा जा सकता है, क्यों नहीं, इसके बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं। क्या हमने देखा कि जब आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस MN थी और यहाँ पर भी न्यूट्रल एक्सिस M डैश N डैश हो गई तो ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कभी बेंडिंग मोमेंट लगने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने MN इज इक्वल टू M डैश N डैश और इज इक्वल टू हमने क्या किया, PQ हमने क्यों बराबर में किया, क्योंकि आपका जो M और N है MN के बराबर ही तो हमने PQ लिया था, तो हमने उसको बराबर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर विकृति का फार्मूला लगाएंगे, स्ट्रेन का फार्मूला लगाएंगे। स्ट्रेन आपकी क्या होती है, E इज इक्वल टू
E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान यल होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान यल होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको मिटा देंगे और यहां से अब हम लोग डेल्टा एल का मान लेंगे। हमारा डेल्टा एल क्या हो जाएगा? डेल्टा एल तो हमारा यही हो जाएगा ना, जो आपका पी क्यू है, पहले जो लेंथ थी और जो कम हो गई है पी डैश क्यू डैश, उसको घटा देंगे। क्या हो जाएगा आपका? ये जो पूरी लेंथ पहले थी पी क्यू और यहां पर छोटी हो गई है पी डैश क्यू डैश हो गई है, तो पी क्यू माइनस पी डैश एंड क्यू डैश कर देंगे। अपान में क्या हो जाएगा? प्रारंभिक प्रारंभिक लंबाई होता है, तो पहले लंबाई कितनी थी? पी क्यू थी। अब हमें क्या कर लेना, हमें एक और चीज यहां ध्यान रख लेना है कि अब हमको जो हमारा पी क्यू है, हमको ये एम डैश एन डैश में चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब अभी हम लोग कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या लगाएंगे तो वहां पर हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डैश एन डैश लिख सकते हैं, माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन एम डैश एन डैश होगा। इतनी सारी चीजें हमने यहां पर कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे, यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या। आपने ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी होगी। तो यहां पर हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं कोण बाई चाप बराबर त्रिज्या, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक इसका जो कोण है वो थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इस स्थिति में हम लोग पहले इसके लिए लगाते हैं, पहले जो यहां से लेकर यहां और इसके लिए आ रहा है, यहां से यहां तक पूरे के लिए आ रहा है, तो इस स्थिति में कोण हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोण हो जाएगा थीटा, और चाप हमारा क्या हो जाएगा, चाप हमारा एम डैश एन डैश हो जाएगा। हमारा चाप यहां पर क्या हो जाएगा, एम डैश एन डैश हो जाएगा, एम डैश एन डैश हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसको हम लोग आर से डिनोट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग एम डैश एन डैश इज इक्वल टू थीटा इंटू आर लिख लेंगे। इसको हम लोग यहां पर इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे अब हम लोग इसके पहले जो हम लोग कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या लगाए थे, यहां से यहां तक इसके लिए पूरे के लिए लगाए थे। अब हम लोग कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या बस यहां से यहां तक इसके लिए लगा लेते हैं। अब हम लोग इसके लिए लगाएंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा आपका कोण हो गया, चाप उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश हो जाएगा, पी डैश और क्यू डैश हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी यहां पर रेडियस क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर आर माइनस वाई हो जाएगा, आर माइनस वाई। अब वाई ये कैसे होगा, आर माइनस वाई कैसे होगा, क्योंकि जब यहां से पूरी दूरी यहां से यहां तक आर थी और अब हमें यहीं से यहीं तक ज्ञात करना है, तो वाई को हम लोग घटा देंगे, तो उस स्थिति में हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको इधर लाते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इंटू आर माइनस थीटा इंटू वाई आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पी डैश क्यू डैश, क्या पी डैश क्यू डैश और एम डैश एन डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे पी डैश क्यू डैश तथा एम डैश एन डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो क्या करेंगे, जब हम लोग इसका मान यहां पर समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक का हमारा क्या है, E इज इक्वल टू आपका यम डैश एन डैश का मान थीटा इंटू आर है, माइनस आपका पी डैश क्यू डैश का मान क्या है, ये हमारा माइनस थीटा आर। अब ये माइनस यहां से मल्टीप्लाई हुआ, अगर ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा वाई हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या दिया है यहां पर एम डैश एन डैश का थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव माइनस थीटा आर माइनस थीटा आर दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां से यहां थीटा से थीटा चला जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा अपना y अपान आर हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर हमारा क्या आ गया, E इज इक्वल टू वाई अपान आर आ गया। अब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला लगा देंगे किसका, स्ट्रेस का। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमें निकल गया। उसके बाद स्ट्रेस क्या होता है, E इंटू आपका E हो जाएगा स्मॉल ई। तो अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन को इसमें रख देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मान जब हम लोग रखेंगे तो y अपान आर इंटू ई, क्या y अपान आर इंटू ई। हम लोग इसके ये जो कैपिटल ई है इसके स्थान पर है, स्मॉल ई के स्थान पर हमें रखना होगा। तो y यहाँ पर ई के मान को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ई इंटू अब ई के स्थान पर y अपान आर लिखना है तो y अपान आर यहाँ पर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान y, इसको हम लोग y को इधर लाते हैं, E अपान आर, E अपान आर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मानते हैं अब हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट भी तो इसमें आना चाहिए। तो अब हम लोग बोलेंगे कि मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस। तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग आपका एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, जैसे आपका स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस एफ अपान ए होता है, तो क्या हम लोग ऐसे एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ए लिख सकते हैं। क्या करते हैं, यहां पर एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो यफ है यफ के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, यफ के स्थान पर सिग्मा इनटू आपका जो आपका ये आपकी परत है इसका ये क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं, डीए ले लेते हैं इनटू डिस्टेंस। आपकी डिस्टेंस मान लीजिए, ये आपकी डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगी, वाई ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग ये जो हमारा स्ट्रेस का मान आया है ना, क्या करेंगे, मोमेंट के लिए जो हमारा स्ट्रेस का मान आया है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेस का मान आया है इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। स्ट्रेस का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस का मान आएगा सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई अपान आर। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं ई इंटू डीए लिख देते हैं इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई वाई दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान आर हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर एक चीज देख रहे हैं, एम इज इक्वल टू ई अपान आर और यहां पर डी ए वाई स्क्वायर, यही तो हमारा मोमेंट क्या, यही तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, आई हमारा तो यही होता है, आई बराबर ए एच स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई है, एच की जगह हमारे पास वाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एम इज इक्वल टू ई अपान आर इंटू आई लिख सकते हैं। तो यम अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर। अब यहां पर ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण नंबर यहां 1 बना, यहां पर समीकरण नंबर 2 और यहां पर समीकरण नंबर 3 बना।
तो उस स्थिति में अब हम लोग यहां पर हमारे पास जगह ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार यहां लिख देते हैं। अब जब समीकरण देखिए सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर, यहां पर यम अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर, दोनों बराबर हैं, तो क्या हम लोग तीनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर, क्या इज इक्वल टू ई अपान आर हो गया। अब हम लोग आई थिंक आप लोग ये डेरिवेशन समझ चुके होंगे और एक एक चीजों के बारे में आप लोगों को ये भी बतलाना, अभी मैं आपको एक बार और ये सारी चीज समझाऊंगा, समझाने के पश्चात मैं आपको क्या करूंगा और इसमें आपको क्या बताऊंगा, इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि टर्मिनोलॉजी यम का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, सिग्मा का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब, ई का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब, इन सारे के जो मीन्स हैं यहाँ पर ये कहां पर मिल रहे हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर आपको क्या बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग निकालने आए हैं, तो सबसे पहले हमने देखा है कि आपकी एक एबीसीडी हमने बीम ली है, क्या की हम एक एबीसीडी बीम लिए हैं, उसमें एक न्यूट्रल एक्सिस लिए हैं जो कि एमएन है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाई दूरी पर हमने एक आपकी एक और परत ली है जो कि आपकी पीक्यू है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद उस पर जब बेंडिंग मोमेंट मतलब जब उसको बेंडिंग मोमेंट कार्य करता है उस स्थिति में हमारी जो आपकी ये जो बीम है वो बैंड हो जाती है। तो जब बैंड हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका एम एन था यम डैश एन में बदल जाता है, मतलब जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस थी वो एम डैश एम से डिनोट करने लगते हैं। उसके बाद जो आपका उसके ऊपर हमने y दूरी पर हमने परत ली थी पी क्यू, उसको हमने p डैश क्यू डैश में चेंज कर देते हैं। और अब क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं, यही चीजें मैं यहाँ पर लिखा हूं कि संलग्न चित्र में एक बीम एबीसीडी लिया गया है जिसके उदासीन अक्ष mn तथा mn से y दूरी पर एक परत pq लिया गया है। अब क्या बीम पर बेंडिंग मोमेंट bm, बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद PQ P डैश Q डैश में चेंज हो गया है और MN M डैश N डैश में चेंज हो गया है। अब उसके बाद क्या किया, अब मैं एक चीज देखा कि यहाँ पर जब हम लोग इस पर बेंडिंग मोमेंट लगा रहे थे, क्या जब बेंडिंग मोमेंट लगा तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस पर कंप्रेसिव लोड लगता है, कौन सा कंप्रेसिव लोड लगता है, जिसके कारण ये कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, मतलब इसकी जो P डैश Q डैश है वो PQ से छोटा हो जाता है। क्या होता है P डैश Q डैश PQ से छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर तो छोटा है, हम बताए कि PQ बड़ा है P डैश Q डैश से, वही बात हुई, PQ बड़ा है आपका P डैश Q डैश से। उसके बाद क्या किए, हम देखें कि आपका यम एन बराबर है यम डैश एन डैश के, क्यों बराबर है, क्योंकि हमारी ये जो बीच में एक्सिस गई है इसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, इस पर हमारा बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो परत लेते हैं इस परत को हम लोग क्या एम एन किसके बराबर हो जाएगा एम डैश एन डैश के, और एक चीज हमने यहाँ पर और देखा कि एम एन और पी क्यू दोनों आपस में बराबर थे, तो यहाँ पर एम एन इज इक्वल टू एम डैश एन डैश इज इक्वल टू पी क्यू हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोग इसमें विकृति निकाले, स्ट्रेन निकाले, एक विकृति को ई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा कि ई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। अब हम लोग PQ माइनस P डैश Q डैश क्यों लिखे, क्योंकि जब पहले लंबाई इतनी थी अब इतनी लंबाई होकर P डैश Q डैश हो गई है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारी डेल्टा आ जाएगी, जो पूरी लंबाई आ जाएगी इसमें से, तो यहाँ पर हमने यही लिख दिया, विकृति निकाले हैं। उसके बाद हमने इसमें कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या लगाया है, क्या लगाए, कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या से लगाए हैं। फिर वहां पर हमने क्या किया है, इसका कोण हमने थीटा मान लिया, यहाँ पर हमने दो के लिए लगाया, जो हमने पहले वाला आर्क था वो एम डैश एन डैश के लिए लगाया है, उसके बाद जो हमने सेकेंड आर्क लिया है पी डैश क्यू डैश के लिए लगाया, तो एम डैश एन डैश के लिए लगाया है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आर्क क्या हो जाएगा एम डैश एन डैश अपॉन क्या हो जाएगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आर दिया गया। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई।
उसके बाद हमने सेकेंड के लिए भी यहाँ लगाया है, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर जो आपका ये P डैश Q डैश आपकी परत गई इस परत के लिए लगाए हैं, तो आपका क्या आ गया P डैश Q डैश आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी आर्क हो जाएगा, ये P डैश Q डैश हो जाएगा अपॉन R माइनस वाई। क्यों किए हैं, क्योंकि अब हमें दूरी यहीं से यहीं तक लेनी है, क्योंकि यही वाला आर्क हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने R माइनस वाई किया, P डैश Q डैश मान निकाले तो आ गया थीटा इंटू R माइनस थीटा इंटू वाई। अब हम बोले कि आपका जो समीकरण 1 बना था यहाँ पर P डैश Q डैश तथा M डैश N डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किए हमने, P डैश Q डैश तथा M डैश N डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हमने मान रखा तो थीटा R माइनस थीटा R हो गया अपन थीटा से थीटा यहाँ पर कटा तो E बराबर वाई अपान आर आया। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस लगाए, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू आपका स्ट्रेन आ जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेन का मान हमें पता था तो हमने स्ट्रेन का मान यहाँ पर हटाया, तो हमें क्या मिलेगा सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू E अपान आर हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम गए कि हमें मोमेंट भी इसमें निकालना होता, क्योंकि हमारा जो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होता है वो m अपान आई सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू E अपान आर होता है। तो हम लोग अब हम आगे क्या किए, हमने मोमेंट निकाला, मोमेंट को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। और मैं बताया कि जो आपका सिग्मा होता है, आपका सिग्मा होता है F अपान ए होता है, तो हम लोग F को क्या सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, तो हम लोग आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो क्षेत्रफल माना है वो हमने डीए मान लिया है, तो हमने लिख दिया सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू डीए इंटू वाई लिख दिया जो आपकी डिस्टेंस थी। अब आगे क्या किया, अब हमें सिग्मा का मान यहाँ से पता था तो हमने यहाँ पर सिग्मा का मान रखा, तो हमारा m इज इक्वल टू ई अपान आर, यहाँ पर आया डी ए, जो यहाँ पर आपका आया है वो डी ए आया है। क्या आया है, डी ए वाई स्क्वायर हो गया। अब डी ए वाई स्क्वायर मतलब आई का मान हम लोग क्या जानते हैं, आई का मान हम लोग पढ़ते हैं ए एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर वाई डिस्टेंस है तो यहाँ पर वाई हमने रख दिया गया था, तो यहाँ पर आई हमने लिख दिया, तो हो गया m इज इक्वल टू ई अपान आर इज इक्वल टू इंटू आई। तो अब हम लोग आई को इधर लाए, m अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर, आपका समीकरण 3 बन गया। अब हमने देखा कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में कुछ कुछ सब चीजें बराबर है, तो उनको हमने बराबर करते हुए जब हमने लास्ट में अपना इक्वेशन फाइंड किया, m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान वाई, ई अपान आर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ये आई थिंक ये सारी चीजें आपको लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसको टर्मिनोलॉजी, इसको इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको ये यहां से मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जो आपका आई है, आई यहां पर आपका है मोमेंट, आई तो वास्तव में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर ये यम जो होता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, मोमेंट लिख दे रहे हैं, मोमेंट को ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट को। और आई आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग MOI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। उसके बाद जो आपका सिग्मा होता है, ये आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। उसके बाद आपका जो वाई होता है, वाई आपका जो आपके सेक्शन होते हैं उनके उसके दूर जो आपका सेक्शन मान लीजिए ये बीम है, तो ये यहां से यहां तक की मतलब उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस से लेकर किनारे तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम दी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस and neutral axis to alongside आपकी मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से लेकर alongside यहां से यहां तक की आपकी दूरी हो गई। उसके बाद जो आपकी इसके बाद आपका E है, E को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस
या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस। और उसके बाद आपका जो आर है, आर हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है हमारा आर होता है, देखिए मोमेंट जो हमारा यम यहाँ पर होता है वास्तव में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट को लेते हैं। दूसरी चीज आपका आई जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या आई जो हमारा यहाँ पर है ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सिग्मा हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्या हमारा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। उसके बाद वाई हमारी क्या है, वाई हमारी यहाँ से यहाँ तक की किनारे तक की, मतलब इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड एक्सिस तक जो आपकी लंबाई दूरी होती है वो लंबाई है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू अलोंग साइड, साइड यहाँ पर जो इस साइड है यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, या फिर इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। उसके बाद जो आर हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, मैं ये वीडियो आपको अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं इसके जो नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। कम से कम आपको आपका पेपर आई थिंक 16 तारीख से जो आपकी डिसाइड हो गई है डेट 16-17 से, परंतु आई थिंक होगा नहीं, उसके कुछ दिन बाद ही शुरू होगा, आई थिंक 25-26 से, जब भी शुरू हो जाए नवंबर में। तो मैं उसके पहले मैं आपको कम से कम 5 से 6, 6 से 7 आपको प्रॉब्लम्स डाल दिया करूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और वन बाय वन सॉल्व कीजिएगा। मैं जहां तक मुझे पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है ये तो आ जाएगा, इस पर कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करते रहिएगा। मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो जो जो चीजें इंपॉर्टेंस है, और हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें मैं आपका जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी लेकर के आऊंगा। और जब आपका पेपर होगा उसमें कम से कम आपको 50%, आपको 60% से लेकर 70% तक आपको वहीं से मिल जाएगा, मतलब कि आप पास तो वहीं से हो जाएंगे। जितना मैं आपको बता दूंगा वहीं अगर आप पढ़ लेंगे तो उतना से ही आप पास हो जाएंगे। तो मैं इतना, परंतु इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप पास होने के भरोसे ना बैठे रहिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। अभी कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन जो भी बचे हुए हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये जो चीजें आप हम लोग कर रहे हैं आपके लिए जो मेहनत इतनी की जा रही है वो आप भी सफल हो जाएंगे और हम भी सफल हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपकी क्लास थी क्लास से मैं आप लोगों को विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।